मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को सर्वविदित है कि हमने इस चैनल के माध्यम से उत्तराखंड की श्रृंखला हमने प्रारंभ की है, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आज इसी कड़ी में मैं आज आपके समक्ष जो लेक्चर लेके उपस्थित हुआ हूँ वो उत्तराखंड में परिवहन और जनसंचार से संबंधित ये श्रृंखला लेके उपस्थित हुआ हूँ। इस श्रृंखला से बहुत अधिक क्वेश्चन आए दिन एग्जामों में पूछे गए हैं। अगर आप उत्तराखंड राज्य जब से बना है, जब से यहाँ पर परीक्षाएं कंडक्ट कराई जा रही हैं, अगर आप तमाम वर्षों के पेपर उठाकर देखोगे तो उन परीक्षाओं में इस श्रृंखला से बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस श्रृंखला का। जो पहला क्वेश्चन है इस श्रृंखला का, ये कह रहा है आर्थिक सर्वे 2020 और 21 के अनुसार, ठीक है, 20 और 21 के अनुसार राज्य की कुल सड़क लंबाई कितनी है। जो प्रति वर्ष आर्थिक सर्वे किया जाता है, चाहे केंद्र सरकार की तरफ से बात करें या राज्य सरकार की तरफ से बात करें, तो ये अपने राज्य की आर्थिक सर्वे मतलब पूरी स्थिति को उजागर करता है। इसमें राज्य ने कितना अचीव किया, क्या क्या चीज़ें इस वर्ष की गई थी, वो सारे आर्थिक सर्वे के अंतर्गत होता है। तो इस प्रश्न में राज्य की सड़कों के बारे में बात करें तो राज्य में 20 और 21 के मध्य कुल कितनी सड़कों का निर्माण हुआ और उनकी कुल कितनी लंबाई है, इसके बारे में ये बात कर रहा है। तो दोस्तों, इसका जो पहला ऑप्शन है आपके समक्ष है, देखिए, लगभग 47,000 किलोमीटर राज्य की सड़कों की कुल लंबाई है, या फिर 10,000 है, या फिर 35,000 है, या 50,500 है। तो इनमें से कौन सा कोई ऑप्शन सही है ये आपको बताएं। देखिए, अगर मैं आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पिकअप करूं तो लगभग ये 47,000 किलोमीटर की ये क्या है, लंबाई है। उत्तराखंड के कुल राज्य में जो सड़कों की कुल लंबाई की यदि बात करूँ, ये 47,000 किलोमीटर के आसपास की है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। तो राज्य में सड़क परिवहन कितने मार्गों में विभाजित है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जितने भी लोग वर्तमान समय में जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो अधिनियम सेवा चयन आयोग द्वारा जो परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है, उन तमाम परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, राज्य में सड़क परिवहन में कितने मार्गों में इसे विभाजित किया गया है, या 3, 5, 4, 6। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ, ये 3 मार्गों में इसे विभाजित किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंतर्गत, जैसे कि मैंने आपका कहा कि उत्तराखंड में परिवहन क्या है, इसकी व्यवस्था किस प्रकार से होती है। देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश करूंगा कि परिवहन और संचार के माध्यम से जो आधुनिक विकास का ये क्या होता है, प्रमुख साधन होता है, जिसमें राज्य में जो परिवहन व्यवस्था के साथ ही जन संचार साधनों का भी प्रभाव उतना ही अनिवार्य है जितना किसी राज्य को डेवलप होने में लगता है, ठीक है। अब यदि मैं आपसे थोड़ा सा मोटा मोटा यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो उत्तराखंड में जो परिवहन की व्यवस्था के बारे में बात करूं, थोड़ा सा ये आपको समझाने के मध्य में बता रहा हूं। उत्तराखंड राज्य में जो परिवहन व्यवस्था का विस्तार अनेक भौगोलिक जो बाधाएं हैं, आप सभी को पता है। इसके अंतर्गत जो सरकार ने इन बाधाओं को दूर करने के लिए क्या करे, परिवहन का विस्तार करने के लिए अलग रणनीति बनाई हुई है। और आर्थिक सर्वे के आधार पर मैंने आपको बताया था कि भैया 47,000 किलोमीटर की लंबाई के आधार पर सड़कों का निर्माण किया गया है। और राज्य के गठन के समय अगर मैं सड़कों की लंबाई की बात करूं तो ये 10,000 किलोमीटर था, जिसमें राज्य का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। तो उस समय राज्य की कुल सड़कों की लंबाई की बात करें तो वो 10,000 थी। अब 20 और 21 के मध्य ये संख्या आपके 47,000 किलोमीटर लंबी ये सड़कों का निर्माण हो चुका है, ठीक है। अब राज्य में जो परिवहन के रूप में अगर को देखें तो इसको मुख्य भागों में इसे डिवाइडेड किया गया है, जिसमें आप देखोगे सड़क की बात करेंगे, रेलवे की बात करेंगे, वायु परिवहन की बात करेंगे, जल मार्ग के माध्यम से भी यहाँ पर क्या हो रहा है, परियोजनाएं प्रज्वलित हो रही हैं, ठीक है। अब तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। दीप परियोजना के तहत किस राष्ट्रीय मार्ग को 2 लेन का बनाया गया है। देखिए, दीप परियोजना के तहत
क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्र के राज्य निर्माण के लिए 2 लेन का ये रोड बनाई गई है, वो किसके मध्य ये है आपको बताना है। देखिए ऋषिकेश काठगोदाम के मध्य है, या ऋषिकेश जोशीमठ के मध्य, या जोशीमठ के या माणा जो है उसके मध्य है, या फिर जोशीमठ या चंपावत, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों तो जो ये लेन बनाई गई है, 2 लेन की जो ये बनाई हुई गई है सड़क, ये आपके ऋषिकेश जोशीमठ और माणा के मध्य ये स्थित है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इसी कड़ी का चौथा प्रश्न आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। निम्न में राष्ट्रीय राजमार्ग समूह में से एक उत्तराखंड सीमा के अंतर्गत आता है। इसमें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक उत्तराखंड के जो राष्ट्रीय राजमार्ग का समूह है उसके अंतर्गत आता है। और ये देखिए सहायक विकास अधिकारी की परीक्षा हुई थी 2014 के अंतर्गत, उसमें पूछा गया था। देखिए 52 या 52A या 153 या 64 या 65 या 61 या 58 या 72A या 73 या 56 या 87 या 91 किसके मध्य ये आता है, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों इसका जो अगर मैं सही ऑप्शन पिकअप करूं तो 58, 72 और 73 ये है उत्तराखंड के राज्य समूह के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, अब देखिए 5वें नंबर का प्रश्न, ऋषिकेश माणा राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या क्या है, कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये उत्तराखंड मुख्य सेविका 2015 में जो परीक्षा हुई थी उसके अंतर्गत पूछा गया था। देखिए इस के अंतर्गत 58, 78, 74 या 87, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है ये आपको बताना। देखिए जो ऋषिकेश और माणा राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या है वो 58 है। ठीक है, अब नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं, 74 निम्नलिखित में से नहीं गुजरता है। देखिए जो HN 74 है, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इन 4 ऑप्शन में से एक से ये HN 74 नहीं गुजरता है, नेशनल हाईवे नहीं गुजरती है। तो देखिए जसपुर है या काशीपुर है या रुद्रपुर है या फिर आपके रानीखेत है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है अगर मैं बताऊं तो ये रानीखेत से होकर नहीं गुजरती है, क्योंकि नेशनल हाईवे जसपुर और रुद्रपुर या काशीपुर से होकर गुजरती है। ठीक है, अब इस कड़ी का 7वें नंबर का प्रश्न है, चमोली गोपेश्वर ऊखीमठ और वारमारी से कौन सा मार्ग गुजरता है, ये आपको बताना है। नेशनल हाईवे 78, नेशनल हाईवे 74 या HN 107A या HN 119 कौन सा मार्ग गुजरता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है HN 107A, जो चमोली गोपेश्वर ऊखीमठ वारी से ये मार्ग होकर गुजरता है। ठीक है, अब इसी कड़ी का 8वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है। देखिए कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जनपद उधमसिंह नगर से नहीं गुजरता है। ये समूह गौ की परीक्षा 2012 में हुई थी, जो ग्रुप 28 इत्यादि की जो परीक्षाएं हुई थी उसके अंदर एक प्रश्न पूछा गया, HN 125, HN 74 या HN 123 या HN 87 ये कौन सा ये उधमसिंह नगर से नहीं गुजरती है, कौन से ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो उधमसिंह नगर जनपद से होकर नहीं गुजरता है, ये आपको बताना है। देखिए HN 123 ये नहीं गुजरती है। ठीक है, अब देखिए HN 334 निम्न में से कहाँ से नहीं गुजरता है। नेशनल हाईवे 334 निम्न में से कहाँ से नहीं गुजरता है। देखिए पुरकाजी, धारूसू, लक्सर, हरिद्वार ये कहाँ से होकर नहीं गुजरता है, ये बताना है। देखिए ये धारूसू से होकर नहीं गुजरता है। ठीक है, 10वें नंबर का प्रश्न, उत्तराखंड में मोटर यात्रा योग्य कांडी मार्ग का खुलना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दूरी यात्रा की दूरी को काफ़ी हद तक क्या कर देता है, कम कर देता है। ये पीसीएस मेन के अंतर्गत एक प्रश्न पूछा गया था 2006 में। देखिए कौन सा वो मार्ग है जो कांडी मार्ग के खुलने से यात्रा बहुत कम हो, कई हद तक ये कम हो जाती है दूरी। रामनगर और हरिद्वार के मध्य, ये हल्द्वानी या धारचूला के मध्य, या ऋषिकेश और गंगोत्री के मध्य, दिल्ली या देहरादून के मध्य। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है जो जिसकी दूरी बहुत कम हो जाती है, रामनगर और एवं हरिद्वार के मध्य से ये होकर गुजरती है। ठीक है, अब 11वें नंबर का प्रश्न,
दोस्तों इस प्रश्न को शुरुआत करने से पूर्व आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि यदि आप लोगों को इस चैनल से आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल मैटर मिल रहे होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। 11 नंबर का प्रश्न कहता है, जनता को अच्छी और सुलभ सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से किस परिवहन की स्थापना की गई थी जो कि यात्रियों को सुविधाजनक, कहीं कोई परेशानी ना हो, ये चीज़ की यात्रा कराने के लिए किस परिवहन की स्थापना की गई थी। देखिए उत्तराखंड सड़क परिवहन की गई है, देहरादून सड़क परिवहन की है, उत्तरकाशी सड़क परिवहन या चमोली सड़क परिवहन की गई थी। तो दोस्तों आप सभी को पता है ये उत्तराखंड से रिलेटेड है। उत्तराखंड सड़क परिवहन निगम की ये स्थापना की गई थी जिससे कि सुविधा अच्छी और सुविधाजनक रहे। ठीक है, अब 12वें प्रश्न, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है ये आपको बताना है। उत्तराखंड सहायक अध्यापक परीक्षा पात्रता में पूछा गया था 2013 के अंतर्गत। देखिए जल विद्युत शक्ति परियोजना है, यह राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, ये वन्य जीव संरक्षण परियोजना है, यह नदी संयोजन परियोजना है। तो ये क्या है आपको बताना है। देखिए दोस्तों अगर इसका सही आंसर पिकअप करें तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के नाम से भी जानी जाती है। और 13वें नंबर का प्रश्न, चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था। देखिए जो ऑल वेदर रोड है ये बहुत ही अच्छी रोड बनने जा रही है जिसमें आपको 2 लेन की ये परियोजना 4 लेन की बनने जा रही है जहां पर आपको 4 धाम की यात्रा करने में बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। जिस प्रकार से भूस्खलन के माध्यम से रोड बंद हो जाती थी, अब इस ऑल वेदर रोड के निर्माण से आप किसी भी समय या किसी भी मौसम में आप 4 धाम की यात्रा कर सकते हैं। इसीलिए इसे ऑल वेदर रोड कहा गया कि किसी भी परिस्थितियों में, किसी भी मौसम की परिस्थितियों में आप इस चीज़ों के उपयोग करके आप 4 धाम यात्रा कर सकते हैं। अब 2015 में की गई थी, 2016 में, 2017 में, 2014 में किस वर्ष इस ऑल वेदर रोड की शुभारंभ किया गया था। अगर मैं बात करूं तो ये 2016 में प्रधानमंत्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी द्वारा इसको किया गया था 2016 में। ठीक है, अब क्वेश्चन 14वें नंबर का, उत्तराखंड में रेलवे का कौन सा अंतिम स्टेशन गढ़वाल एवं कुमाऊं दोनों क्षेत्रों के लिए उपयोगी है। पीसीएस मेन 2006 में पूछा गया है। देखिए उत्तराखंड का ऐसा स्टेशन का नाम बताना है जो गढ़वाल और कुमाऊं के क्षेत्रों के लिए उपयोगी है। टनकपुर है या कोटद्वार है या रामनगर है या ऋषिकेश है। तो इसका जो सही आंसर अगर पिकअप करें तो ये रामनगर है। ठीक है, रामनगर में ऐसा क्षेत्र है जो कुमाऊं गढ़वाल दोनों क्षेत्रों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी ये मार्ग है। देखिए 15वें नंबर का प्रश्न है, राज्य में कितने जिलों में रेल लाइन है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। 5, 4, 8, 6। आपको कभी क्वेश्चन आता है तो हम हाथों में गिनने लग जाते थे कि भैया कहाँ कहाँ रेल मार्ग किन किन जनपदों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन मैंने आपके समक्ष रखे हैं। देखिए 6 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर लाइन बिछी हुई है और यहाँ पर जो आवाजाही होती है ट्रेनों के मध्य होती है। ठीक, अब 16 नंबर का प्रश्न है, हरिद्वार देहरादून रेल मार्ग किस पार्क से होकर गुजरता है। देखिए किस पार्क से होकर गुजरता है। या राजा जी नेशनल पार्क से होकर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ऑल वेदर नेशनल पार्क से हो, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ये राजा जी नेशनल पार्क से ये होकर गुजरता है। हरिद्वार और देहरादून जो रेल मार्ग है ये राजा जी नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। देखिए 17वें नंबर का प्रश्न है, उत्तराखंड का वह कौन सा प्रथम रेलवे स्टेशन है जिसे वर्ष 2003 में ISO द्वारा ये दर्जा प्रदान किया गया था या इसको प्राप्त है। तो अवर अभियंता परीक्षा 2014 में क्वेश्चन पूछा गया। काठगोदाम है या देहरादून है या हल्द्वानी है, टनकपुर है। तो ये आपको बताना है, आपको इसमें पिकअप करना है जो सही ऑप्शन है। देखिए देहरादून है जो ISO का दर्जा इस स्टेशन को प्राप्त है। और 18वें नंबर का प्रश्न, निम्न में से उत्तराखंड का कौन सा एयरपोर्ट सर्वाधिक चलन में है। देखिए PCS प्री 2016 में पूछा गया। देखिए जिस प्रकार से आपको पता है कि राज्य में अब एयरपोर्टों की संख्या बढ़ती हुई जा रही है, पंतनगर, गोचर या जौलीग्रांट, दून या भटकोट, ये किस हवाई अड्डे से जो सर्वाधिक रूप से यात्रियों का आवाजाहन होता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर दूं तो जौलीग्रांट देहरादून से है। ठीक है, अब देखिए 19वें नंबर का प्रश्न ये कह रहा है,
उत्तराखंड में किस स्थान पर नैनी सैनी हवाई अड्डा स्थित है? आप सभी को पता होगा, ठीक है। ये उत्तराखंड हाईकोर्ट स्टेनोग्राफी परीक्षा 2015 में पूछा गया, चमोली में या पंथनगर या पिथौरागढ़ या देहरादून। तो दोस्तों ये आपके पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत है, ठीक है। अब 20वें नंबर का प्रश्न, चिन्यालीसैंण हवाई पट्टी कहाँ है? ये बताना है। ये उत्तराखंड सचिवालय रक्षक 2015 में ये प्रश्न पूछा गया है। उत्तरकाशी में है, पिथौरागढ़ में है या पंथनगर में है, चमोली में है? तो दोस्तों ये आपका उत्तरकाशी के अंतर्गत ये चिन्यालीसैंण ये हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है, ठीक है। अब 21वें नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक ऑप्शन गलत है, आपको उसे पिकअप करना है। देखिए जौलीग्रांट हवाई अड्डा कहाँ है? देहरादून में, एकदम सही। पंतनगर हवाई अड्डा कहाँ है? उधम सिंह नगर में। और ये नैनी सैनी हवाई अड्डा कहाँ है? पिथौरागढ़ में। या इन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये 21वें नंबर का प्रश्न, ये आपको बताना है उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अब 22वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए कह रहा है कि राज्य में आकाशवाणी की शुरुआत कब हुई थी? अब आकाशवाणी स्टेशनों के बारे में बात करें, वर्ष 1986 में, वर्ष 1987 में, 88 में या 89 में, किस वर्ष आकाशवाणी का प्रसारण राज्य में हुआ था, ये आपको बताना है। देखिए ये वर्ष 1986 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है दोस्तों। अब 23वें नंबर का प्रश्न, उत्तराखंड में सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र था कौन सा था, आपको बताना है। देखिए ये प्रश्न UDL ये LDA 2016 के अंदर पूछा, गढ़वाल या अल्मोड़ा अखबार या शक्ति या गढ़वाल समाचार पत्र है, तो ये कौन सा है आपको बताना है। तो दोस्तों ये अल्मोड़ा अखबार है जो सर्वप्रथम उत्तराखंड में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। अब 24वें नंबर का प्रश्न, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ये लोक सेवा आयोग की जो प्रवक्ता स्क्रीनिंग की परीक्षा हुई थी 2010 में, उसमें पूछा गया था। देखिए 1871 में हुई थी या 1771 में या 1971 में या 1870 में? तो किस वर्ष अल्मोड़ा अखबार का ये प्रकाशन किया गया था? तो दोस्तों आप सभी को ज्ञात होगा, यह 1871 ईस्वी को ये हुआ था, ठीक है। अब 25वें नंबर का प्रश्न, ये बद्रीदत्त पांडे का संबंध डैश से है? आपको इसमें से पिकअप करना है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से एक ऑप्शन आपको पिकअप करना है। समूह का 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए 25वें नंबर का, ये अल्मोड़ा अखबार से है या हरिद्वार समाचार से है, गढ़वाल पोस्ट से है, जनता संदेश है? तो बद्रीदत्त पांडे का अल्मोड़ा अखबार से क्या है? संबंध है, ठीक। 26वें नंबर का प्रश्न आपके समक्ष, गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था? PCS वन क्षेत्र अधिकारी की परीक्षा 2016 के अंतर्गत क्वेश्चन पूछेगा। 1900 में हुआ था, 1902 में, 1908 में, 1918 में? किस वर्ष ये हुआ था आपको बताना है। देखिए 1902 में ये गढ़वाल समाचार का प्रकाशन हुआ था। और गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन होता था किस स्थान से गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन होता था, ये पूछ रहा है। PCS प्री 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। 27वें नंबर का प्रश्न, देहरादून कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल टिहरी से किस स्थान से गढ़वाल समाचार पत्र का ये प्रकाशन प्रारंभ होता था? ये पौड़ी गढ़वाल से इसका प्रकाशन होता था। और 28वें नंबर का प्रश्न, कर्मभूमि साप्ताहिक समाचार पत्र का संबंध डैश से है? किस व्यक्ति से इसका संबंध है? ये विधि सहायक परीक्षा 2018 के अंतर्गत पूछा गया था। देखिए 28वें नंबर का प्रश्न, देखिए भवानी सिंह पुडहोरी या GV पुरोहित या NL पंथ या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपको बताना है। इसका अगर सही आंसर बताऊं तो उपरोक्त में से कोई भी ये व्यक्ति नहीं है जिसका संबंध है कर्मभूमि समाचार से है। 29वें नंबर का प्रश्न, प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र के प्रकाशन का श्रेय किसे जाता है? ये 4 ऑप्शन दिए हैं, जैसे कि जयदत्त बेला, कृपा राम मिश्रा या राम प्रसाद भगुणा या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों ये है आपके जयदत्त बेला का जो संबंध था, ये प्रजाबंधु समाचार नामक पत्र से इनका प्रकाशन का श्रेय था, ठीक है। अब बात करते हैं 30वें नंबर का प्रश्न, राज्य में प्रथम गढ़वाली फिल्म का निर्माण किसके द्वारा किया गया? ये आपको बताना है। पारेश्वर गौड़ या नरेंद्र कुमार या दुर्लभ सिंह या विश्वेश्वर दत्त
के द्वारा। तो किसके द्वारा ये किया गया था? तो दोस्तों ये पारेश्वर गौड़ के द्वारा क्या हुए थे? राज्य की जो प्रथम गढ़वाली फिल्म का जो निर्माण इनके द्वारा किया गया था। अब देखिए 31वां फिल्म राज्य की पहली निर्मित गढ़वाली फिल्म है, उसका नाम ही आपको बताना है ये कौन सी है। ये 4 ऑप्शन आपके समक्ष रखे हुए हैं। देखिए चक्र चाल या सतमंगला या जगवाल या चेली, कौन सी ये फिल्म है आपको बताना है। दोस्तों ये जगवाल ये फिल्म है जो पहली दफ़े राज्य में गढ़वाली फिल्म का निर्माण हुआ था। देखिए 32वें नंबर का प्रश्न, कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म है। देखा मेघा आ घर जवाय या गौतिग या बटुवारू, कौन सा है ये आपको बताना है। 32वें नंबर का ये प्रश्न है। देखिए मेघा आ क्या है? कुमाऊनी फिल्म है जो पहली दफ़े बनी थी। अब उसी प्रकार से राज्य की जो गढ़वाली फिल्म की बात करें तो जगवाल है और कुमाऊनी फिल्म की बात करें तो मेघा है। ये 33वें नंबर का प्रश्न है। 35 mm की एक मात्रा गढ़वाली फिल्म, ठीक है, मात्र एक फिल्म जो दिल्ली के संगम सिनेमा हॉल में 29 सप्ताह तक चली। देखिए 35 mm की एक फिल्म बनी थी, मात्र जो गढ़वाली फिल्म थी जो दिल्ली के संगम हॉल सिनेमा में जो 29 सप्ताह तक ये फिल्म चली थी। कौन सी ये फिल्म है? आपके समक्ष 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से आपको पिकअप करना है। अगर मैं इस फिल्म की बात करूँ तो एक घर जवां ये फिल्म है जो बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, या कहें एक समाज को एक संदेश ये फिल्म से जाता है। आप जिन अभ्यर्थियों ने नहीं देखा है तो कृपया इस फिल्म को अवश्य देखें। देखिए इसमें क्या करें, 34वें नंबर का प्रश्न, सम्मिलित कीजिए। आपको इसमें मिलान करना है, कौन सा है? चक्रचाल, नरेंद्र कुमार या सतमंगलिया, दुर्बल सिंह या तेरी सौ, अर्जुन जोशी, घर जवां, विश्वेश्वर दत्त। तो ये कौन सा इसमें ऑप्शन आपको पिकअप करना है? तो अगर 34वें नंबर का ऑप्शन अगर मैं पिकअप करूँ तो ये इसका ए है, ठीक है। ये सभी का क्रम एकदम सही है, ठीक। अब 35वें नंबर का प्रश्न ये कह रहा है, श्री देव सुमन के जीवन पर कौन सी फिल्म निर्मित हुई है, आपको ये बताना है। देखिए इनमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो वो ऑप्शन बताना है आपको। स्पर्श दिख रहा होगा, ये अमर सिंह देव, श्री देव हैं, ये फिल्म का निर्माण उनके जीवन पर आधारित हुआ है। दोस्तों यदि आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से दी गई जो सूचनाएं हैं, या कहें जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो मैटर आपको उपलब्ध कराया गया है, यदि आपको लगता है कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।